हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? केमिस्ट्री विद श्यामोदा सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका संदीप स्वामी, है ना। पिछले लंबे टाइम से आप लोगों की बच्चों की डिमांड आ रखी थी कि सर जो हमारा बोर्ड का जो पैटर्न है के बाद चेंज हुआ है, बोर्ड का जो सिलेबस कटा है, उस हिसाब से उस व्यू से आप हमें जो हमारा बोर्ड का केमिस्ट्री का सिलेबस है वो करवाओ, ताकि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है वो अच्छे से कवर हो पाए। तो बिल्कुल बेटा, नो टेंशन, घबराने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। और जो भी वीडियो अपलोड करूंगा मैं बोर्ड के एग्जाम तक, बोर्ड एग्जाम तक, वो पूरी की पूरी वो वीडियो होंगे, जो क्लासें होंगी वो पूरी की पूरी क्लासें होंगी आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से, है ना। जबकि 11th की क्लासें होंगी, 11th क्लास की जो क्लासें होगी, 11th क्लास की जो क्लास होगी ना, वो बेटा ना कि अब की बार एग्जाम के हिसाब से कर रहा हूं, वो कर रहा हूं बेटा क्योंकि 11th में अगर एग्जाम की डेट आगे पीछे थोड़ी बहुत हो ही जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती यार, कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली। लेकिन मजे की बात यह है कि सर 11th का 60% सिलेबस, 11th का 60% जो सिलेबस होता है वो हमारे मैच करता है IIT, नीट और जेट, ICR और BSc, है ना। जैसे RU का इंटरेस्ट होता है, DU का इंटरेस्ट होता है ना, तो इसके अंदर 11th का होता है जो 60% सिलेबस आता है। कितना परसेंट सिलेबस आता है? 60% सिलेबस आता है। तो जो कटा सिलेबस है उस एंगल से नहीं पढ़ रहा हूं बेटा। 11th का जो सिलेबस है वो केवल 11th क्लास का जो सिलेबस है इनके मद्देनजर रखते हुए पढ़ाया जाएगा, ना कि आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, है ना। क्योंकि एग्जाम पैटर्न तो बेटा हल्का फुल्का वो अपने आप समझ हो जाएगा अगर ये आप करते हो, है ना। लेकिन 12th बोर्ड का, 12th क्लास का जो भी आपका रहेगा, 12th क्लास का जो अभी आपका सिस्टम रहेगा वो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से होगा, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से होगा। जब जो भी अपना बोर्ड पैटर्न रखी बात उसके हिसाब से करें। तो आप इसी सिस्टम से अपन 12th बोर्ड का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आ जाओ सभी मस्ती से, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, अच्छे से करेंगे, नो डाउट। एक चीज को 10 बार पढ़ाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, समझ में आएगी। घबराने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग कहीं भी अभी इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं ज्वाइन किया तो कोई दिक्कत नहीं यार, पूरा सिलेबस है जो 12th बोर्ड का मैं इस चैनल के माध्यम से है वो प्रोड्यूस करूंगा, इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो 1% भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट के चक्कर में और माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप जितने वीडियो लेक्चर आते हैं, जितनी क्लासें आती हैं वो अच्छे से देखो, कंटिन्यू क्लासें आएगी। जैसे आज लेक्चर फर्स्ट आ रहा है इसी टॉपिक का, तो कल उसका लेक्चर सेकंड आएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। इसी के साथ आज अपन शुरू कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, हिंदी में बोलेंगे इसे पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन, हिंदी में बोलूंगा मैं इसको पृष्ठ रसायन। इससे पहले, इस ईयर से पहले, इस सेशन से पहले ये टॉपिक था 4 नंबर। कितने नंबर तक आया बेटा? 4 नंबर का टॉपिक था। जबकि अब की बार इस टॉपिक को 5 नंबर का कर दिया गया। कितने का कर दिया गया? 5 नंबर का कर दिया गया। और इसका जो उत्प्रेरण टॉपिक है वो हटा दिया गया, यानी हल्का फुल्का टॉपिक रहा है, थ्योरी वाला चैप्टर है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। साइंस के बच्चों को ज्यादा थ्योरी में प्रॉब्लम होती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है 1% भी। एक अच्छे से आपको, है ना, एक इसका जो पॉइंट है वो क्लियर कराऊंगा। 1% भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। तो सरफेस केमिस्ट्री को अपन देखते हैं क्या है सरफेस केमिस्ट्री, है ना। देखो बोर्ड पे आओ मस्ती से। ये कोई वस्तु है ना। ये वस्तु की बेटा सतह है, अपने को पता। ये वस्तु की क्या है? सतह है, जिसे मैं क्या बोलूंगा? सरफेस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? सरफेस बोलूंगा, है ना। सतह बोलूंगा या पृष्ठ बोलूंगा, है। ये अंदर का जो भाग है इसे मैं स्थूल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? स्थूल बोलूंगा। अंदर का जितना भी पार्ट है इसको मैं स्थूल बोलूंगा और इसको मैं क्या बोलूंगा? सतह बोलूंगा, या सरफेस बोलूंगा। अब दिक्कत ये है सर, बात ये, मजे वाली बात ये है कि जो सतही घटना,
जो इस सतह पे घटना होने वाली है, जो सतह पे रिएक्शन होने वाली है, वो किसके अंतर्गत आएगी? अपने सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगी, यानी पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आएगी। कि सतह पे होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का जो अपन अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे? सरफेस केमिस्ट्री करेंगे, पृष्ठ रसायन में करेंगे। कोई नहीं पूछने वाला पृष्ठ रसायन की डिफिनेशन, लेकिन जो टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में अपने को अच्छे से पता होना चाहिए, हाँ ना। तो जो सतह पे रिएक्शन होने वाली है, सतह पे जो भी घटना होने वाली है, वो किसके अंतर्गत आएगी? किसके अंडर में आएगी? सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, है ना। चलो अब इस बात को छोड़ो। अब अंदर की सतह को मैं क्या बोलूंगा? स्थूल बोलूंगा, बल्क बोलूंगा। अब एक टर्म आती है, एक आपने आज से पहले पढ़ा होगा, अवशोषण। अवशोषण क्या पढ़ा है? अवशोषण। अच्छा, अवशोषण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु का, जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है ना, इसके अंदर कोई भी आके क्या होगी? अधिशोषित होगी। मान लो ये कोई स्पंज है, मान लो एक स्पंज का टुकड़ा है, मैं इसको एक स्पंज का टुकड़ा मान लो, इसको मैं एक स्पंज का टुकड़ा मान लो। स्पंज के टुकड़े को आपने पानी में डाल दिया, स्पंज के टुकड़े को आप लोगों ने पानी में डाल दिया, तो वो स्पंज का टुकड़ा क्या करेगा? उस पूरे पानी का क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेगा स्पंज को। फिर आप क्या करोगे? इस स्पंज को जैसे हटा के देखोगे ना, स्पंज को जैसे भी देखोगे, ऊपर से देखोगे तो भी इसमें पानी है, उसको थोड़ा अलग करके देखोगे तो भी इसमें पानी मिलेगा आपको। यानी जब स्पंज के टुकड़े को आप पानी में डालोगे तो ये घटना आएगी अवशोषण, ये घटना आएगी अवशोषण। तो ये होगा स्थूल के अंदर। यानी अब क्या होगा सर? जो भी आगे जो पानी है, यहाँ पे जो स्पंज है, स्पंज में जो पानी आया है, इस पानी को मैं बोलूंगा अधिशोष्य। क्या बोलूंगा बेटा? इसको बोलूंगा मैं अधिशोष्य। क्या बोलूंगा? इसको मैं अधिशोष्य बोलूंगा। और जो पानी को मैं अधिशोष्य बोलूंगा, और इस स्थूल को, इसको मैं क्या बोलूंगा? स्पंज को मैं क्या बोलूंगा? अधिशोषक। अधिशोषक, है ना। अब अधिशोषक तो अधिशोषण में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल और केवल जो अवशोषण पढ़ रहे हैं, तो अवशोषण में क्या होता है सर? जो अधिशोष्य होते हैं वो स्थूल पे आके चिपक जाता है। यानी यहाँ पे जो स्पंज का टुकड़ा लिया था, उसको पानी में डाला था, तो पानी स्पंज में चला गया और स्पंज के अंदर चला गया, यानी स्थूल में चला गया, तो वो क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। लेकिन मैं यही बात करूं आपको, मान लो एक बोर्ड है, मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, और व्हाइट बोर्ड पे ये सब अपन ने डाई से लिखा है, यानी रंजक से लिखा है, स्याही से लिखा है। अब क्या करूंगा? मैं इसको मिटाऊंगा ना यार, इसको मैं मिटाऊंगा, तब ये जो अपना डस्टर है, ये जो अपना डस्टर है, इसके सतह पे ब्लैक पाउडर है, जो ब्लू पाउडर है, यानी चिपक जाएगा, है ना। तो ये जो सतह है ना, इसकी सतह वो किसका काम कर रही है? इस डस्टर की जो सरफेस है वो किसका काम कर रही है? अधिशोषक का काम कर रही है। और जो ये पाउडर इस पे चिपक रहा है, वो किसका काम कर रहा है? अधिशोषक का काम। किसका काम कर रहा है बेटा? अधिशोषक का काम कर रहा है ना। तो देखो, अब आओ इधर आओ। तो इस पे जैसे मान लो गैस आती है, गैस आई, तो इस गैस को मैं क्या बोलूंगा? अधिशोष्य बोलूंगा। क्या बोलूंगा भैया? अधिशोष्य बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इस गैस को अधिशोष्य बोलूंगा। और इसको मैं क्या बोलूंगा? अधिशोषक। इसकी सतह को मैं क्या बोलूंगा? अधिशोषक बोलूंगा। इस सतह को मैं क्या बोलूंगा? अधिशोषक बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अधिशोषक बोलूंगा। तो मैं कुछ अधिशोषण की परिभाषा लिखे। अब अपन अधिशोषण की परिभाषा लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? अधिशोषण की अपनी डेफिनेशन क्या होगी? सीधी सी डेफिनेशन, स्टिक भाषा में, सीधी भाषा में बात करें कि सर अधिशोष्य का, यानी गैस यहाँ पे अधिशोष्य का काम कर रही थी, कि सर अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पे चिपकना क्या कहलाएगा? अधिशोषण करेगा। फिर बता रहा हूं कि सर अधिशोष्य का ये किसका काम कर रही, सतह किसका काम कर रही थी यार? अधिशोषक का काम कर रही थी ना। अरे कर रही थी ना अधिशोषक का, है ना। अधिशोषक का काम कर रही थी। इस अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पे चिपकना, ये क्या कहलाएगा? घटना अधिशोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? अधिशोषण कहलाएगा। जबकि अवशोषण में क्या होता है? उल्टा होता है। अवशोषण में क्या होता है? अधिशोष्य स्थूल में आगे संचित हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। और ये पूरा का पूरा जो घटना है, ये एक सतह की होगी, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? एक सतही घटना बोल दूंगा, है ना। अब देखो, अब इस अधिशोषण की परिभाषा लिखूंगा। इसकी परिभाषा की बात करें, अधिशोषण की परिभाषा की बात करें, अणु स्पीसीज का अधिशोषक की
अधिशोषक की सतह पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। और इंपॉर्टेंट वाली बात जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यह एक सतही घटना है। यह सतही घटना है। यह सतही घटना, यानी ये जो घटना हो रही थी, ये जो रिएक्शन हो रही थी अपने किस पे हो रही थी? सरफेस पे हो रही थी। ये जो भी रिएक्शन हो रही थी सरफेस पे हो रही थी, तो ये सतही घटना बोल दूंगा मैं इसको, है ना। फिर मैं जैसे बात करूं एक, फिर अधिशोषक क्या हुआ सर? अधिशोषक की परिभाषा लिखी अपन, अधिशोषक की परिभाषा लिखी। तो अधिशोषक की परिभाषा कुछ यूं हो जाएगी, अधिशोषक की परिभाषा कुछ यूं हो जाएगी कि वह पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर संचित होता है, क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। फिर अपन डेफिनेशन लिखे, फिर मैं डेफिनेशन लिखूं अधिशोषक की। किसकी लिखूं? अधिशोषक की। कि अधिशोषक की डेफिनेशन क्या होगी कि अधिशोष्य जिसकी सतह पे आके चिपकता है, जिसकी सतह पर आकर चिपकता है, अधिशोषक कहलाता है। या संचित होता है, क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाएगा? अधिशोषक कहलाएगा। तो समझ में आया होगा अच्छे से कि सर सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे कि सतह पे होने वाली, किसी वस्तु की सतह पे होने वाली जितनी भी घटना है वो सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगी, पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आएगी। यानी पृष्ठ पे होने वाली जितनी भी घटना है वो सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगी, पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आएगी। फिर इसी में अपने एक टर्म आती है अधिशोषण, इसी में अपने एक हेडिंग आती है अधिशोषण, एक टर्म आती है। तो अधिशोषण क्या होता है कि सर अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर, यानी अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पे संचित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अधिशोषण कहलाता है। कि सर अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पे संचित होना क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा। और अधिशोष्य क्या होगा कि सर वो पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पे आके चिपकता है उसे अपन क्या बोल देंगे? अधिशोष्य बोल देंगे। अधिशोषक क्या हो जाएगा कि सर अधिशोषक जिसकी सतह पे जाके चिपकता है वो क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा। तो अधिशोषण की कुछ परिभाषा ये होगी कि अणु स्पीशीज का अधिशोषक की सतह पे संचित होना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बेटा? अधिशोषण कहलाएगा। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अवशोषण का आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि अवशोषण में ज्यादा ये अपने सिलेबस में नहीं है। अवशोषण अपने सिलेबस में नहीं, अपने पूरा सिलेबस में है जो कि अधिशोषण है। ये पूरी की पूरी जो बात है अपन अधिशोषण पे करने वाले हैं। अभी अधिशोषण के आगे प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार का अधिशोषण होता है, कौन किस कारण से अधिशोषण जो प्रभावित होता है, वो चीजें अपने अधिशोषण में पढ़ेंगे। जैसे ही अधिशोषण वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का वो आएगा कोलाइन, है ना। तो अवशोषण अपने सिलेबस में नहीं है, वो आपने बायो में पढ़ा होगा अवशोषण अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक बार फिर बता देता हूं कि मान लो जैसे एग्जांपल लिया मैंने एक ठोस, है ना, इसको रफ कर देता हूं एक बार, अवशोषण को रफ कर देता हूं क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है ना। तो अभी दो बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने एक पदार्थ लिया ठोस, क्या लिया? ठोस लिया, सॉलिड लिया, है ना, सॉलिड लिया, है ना, ठोस लिया। अब इसकी सतह पे क्या चिपकेगी? गैस चिपकेगी। इसकी सतह पे जैसे गैस है, इसको अलग पेन से बना देता हूं, अलग मार्कर से बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। हाँ, इसकी सतह पे मान लो क्या आगे चिपकी? गेंद है। इसकी सतह पे क्या आ गई? गेंद है ना। तो ये जो गेंद है ना बेटा, ये
ये जो गैस आके चिपकी है ठोस की सतह पे किसका काम कर रही है? अधिशोषण का काम कर रही है। अरे किसका काम कर रही है? अधिशोषण का काम कर रही है। ठोस की जो सतह है ना, ठोस की जो सरफेस है, जो परत है, जो सतह है, वो किसका काम कर रही है? वो किसका काम कर रही है बेटा? अधिशोषण का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? अधिशोषक का काम कर रही है। यानी सर अधिशोषक की सतह पे अधिशोष्य आगे चिपकेगा, अधिशोष्य आगे संचित होगा। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है ये क्या कहलाएगा सर? अधिशोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? अधिशोषण कहलाएगा कि सर अधिशोष्य का अधिशोष्य की सतह पे आगे चिपकना। यार ये तो देखिए गैस है ना, मैंने लिया गैस ठोस की सतह पे आगे चिपकिया है ना, तो गैस ठोस की सतह पे आगे संचित हुई, तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है, ये क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अवशोषण का आपको पता ही उल्टा हो जाएगा, इसके स्थूल में आके संचित हो जाएगा, अधिशोषण इसके स्थूल में आके। अवशोषण का फिर बता देता हूं एक बार, सिलेबस में नहीं है लेकिन डाउट नहीं लिखित एंगल का वो बता देता हूं। ये जैसे कोई पदार्थ लिया, ये इसके स्थूल में आके अधिशोषण इसके स्थूल में आके चिपक गया, ये पूरा घटनाक्रम क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। अवशोषण क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। जो अवशोषण अपने को नहीं पढ़ना क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, अपने को केवल अधिशोषण पढ़ना है। और अधिशोषण में क्या होता है कि सर अधिशोष्य होता है, वो अधिशोषण की सतह पे आके चिपकता है और क्या कहलाता है? वो अधिशोषण कहलाता है। फिर अब इसमें एक एग्जांपल दो आपको। मान लो आपने एक चौका टुकड़ा लिया, मान लो आपने एक चौका अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण आपको मैं अच्छे से समझाऊं। मान लो आपने एक चौका टुकड़ा लिया और इस चौक के टुकड़े को किस में डाल दिया? स्याही में डाल दिया। किस में डाल दिया? स्याही में डाल दिया। इस चौक के टुकड़े को आपने स्याही में डाल दिया। और स्याही कैसी है? नीली स्याही। मान लो स्याही कैसी है बेटा? नीली स्याही। ये स्याही कैसी है? नीली है। स्याही का कलर कैसा है? मान लो नीला है ना, नीली स्याही। इस चौक के टुकड़े आपने स्याही में डाला है ना, तब आपको क्या देखने को मिला कि सर जब इस चौक को फिर स्याही में डुबोने के बाद जब आपको इस चौक ने तोड़ा है ना, ये मान लो स्याही, मान लो उसको मैं स्याही यानी कलर है ना, जब आपने इस चौक के टुकड़े को तोड़ा बीच में से, तो आपने देखा कि सर ये चौक नीली भी है और साथ में गिल्ली भी है। साथ में कि सर चौक को जब आपने तोड़ के देखा तो चौक नीला भी है और साथ में गिल्ला भी है, तो आपने दोनों एंगल देखने को मिले। अच्छा सर स्याही के अंदर क्या होता है? स्याही में क्या होता है? एक तो रंजक होता है और एक पानी होता है। स्याही में क्या होता है? एक रंजक होता है और एक पानी होता है। ये रंजक जो है ना, जो डाई है ना, जो डाई है, जो रंजक है, ये इसका तो क्या हुआ बेटा? अधिशोषण हुआ। इस रंजक का तो क्या हुआ है? यहां पर अधिशोषण हुआ। क्या हुआ है? अधिशोषण। क्या हुआ? अधिशोषण हुआ। जबकि इस वाटर का, जब इस पानी का क्या हुआ बेटा? अवशोषण हुआ। क्या हुआ है? अवशोषण हुआ। क्या हुआ? अवशोषण हुआ है ना। मान लो आपने एक चौक लिया और चौक को एक स्याही में डाल दिया और स्याही का कलर कैसा था? मान लो नीला कलर। अब स्याही में क्या होता है? दो चीज होती है, तो स्याही किससे मिली? एक तो डाई और पानी का सॉल्यूशन होता है ना, ठीक है। अब जो रंजक थी, जो डाई थी, अब आपने उस चौक को बाहर निकाल के तोड़ के देखा कि सर चौक की जो सतह है ना, ये चौक की जो सतह है, ये चौक की जो सतह थी, ये तो सर इसका तो कलर नीला था, यानी चौक की सतह तो कौन सी नीली थी। लेकिन जब आपने उसको तोड़ा, उस चौक को तोड़ा आपने, तब आपको अंदर से नीली मिली, यानी नीली के साथ गिल्ली मिली। तो सर यानी जो पानी था ना, जो डाई थी, वो तो उसकी सतह पे संचित होगी है ना, जो डाई थी वो तो उसकी सतह पे संचित होगी। जो पानी था ना, उसका बेटा क्या हुआ? अवशोषण हुआ। और इसका बेटा क्या हुआ? इसका क्या हुआ? अधिशोषण हुआ। डाई का क्या हुआ? अधिशोषण हुआ। तो एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ में नोट्स बनाना है, पूरी की पूरी कंप्लीट नोट्स बनाना। चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 10 लेक्चर के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज इस लेक्चर के बाद, लेक्चर 1 के बाद जितने भी लेक्चर होंगे 2, 3, 4, 5 वो सब घंटे, 1 घंटे प्लस के होंगे है ना। तो चैप्टर उम्मीद करूंगा अंडर 10 मिनट कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि लिखवाना तो है नहीं, केवल समझाना होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है ना। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले और ये पूरा अधिशोषण की परिभाषा, अधिशोषी की परिभाषा, अधिशोषी की परिभाषा और ये चौक वाला एग्जांपल है ना, ये जरूर लिख लेना है। ये भूल मत जाना, अच्छे से इसका ना नोट्स के अंदर अच्छे से आप इसको बनाओगे, ठीक है। फिर एक बार आपको बता देता हूं, जैसे मान लो एक बार यहां से साफ करना बेटा, एक प्रश्न डिजाइन कर देता हूं। यहां से आपने साफ किया, हाँ, अब आपको समझाता हूं।
फिर ये समझा तो जैसे हाथ से आपने साफ किया, इस डस्टर की सतह पे तो क्या है, यानी जो डस्टर की सतह पे ये ब्लैक ब्लैक पाउडर आके चिपक गया है ना। तो इसको मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं, ये ऊपर में तो आपके ब्लैक पाउडर, लेकिन अंदर तो नहीं है ना, इसके स्थूल में तो नहीं है, इसके पृष्ठ पे है। तो पृष्ठ पे होने वाली पूरी जितने की जितनी घटनाएं हैं वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी बेटा, क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाएगा। और जो अंदर अगर इसके स्थूल में ये पाउडर चला जाता तो वो क्या हो जाता, अवशोषण हो जाता। जिस प्रकार से आपने चोक का एग्जांपल समझा था, चोक में स्याही किसका काम कर रही थी, अधिशोषण हुआ था स्याही का, और पानी का क्या हुआ था, अवशोषण हुआ था। तो नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1 सेकंड में। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार। अब अपन पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार, यानी अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। टॉपिक 5 नंबर का है, अच्छा महंगा टॉपिक है और थ्योरी वाला चैप्टर है, मक्खन जैसा चैप्टर है, कहीं इसमें कोई वो नहीं है कि ये कोई वो डीपली चैप्टर हो, बहुत अच्छा मक्खन जैसा आसान चैप्टर है, अच्छे से आप कवर कर सकते हो। और जितना भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताओ यार, मैं दोबारा बनाऊंगा, इस पे दोबारा समझाऊंगा। अपना उद्देश्य एक ही होगा, समझ में आना चाहिए किसी भी एंगल से। जो पढ़ने पढ़ा है वो समझ में आना चाहिए, और समझ में आया है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ये लिखोगे कि समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और एक जो लालच की बात है कि बेटा इसको लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करोगे, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास सब्सक्राइब करोगे तो उसमें नेक्स्ट क्लास से आपके पास अपने आप आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को है ना वो प्रेम देना, ताकि आने वाली वीडियो के लिए मेरे में एनर्जी बनी रहे, मोटिवेट रहूं। आपकी मोटिवेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए अपने आप सेल्फ मोटिवेट होता है, लेकिन फिर भी आपने अपना प्यार दिखाना है। और मैं नहीं समझ में बोल देना है, कमेंट करके मैं दोबारा बना दूंगा वीडियो, 1% भी घबराने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा बना दूंगा, 3 बार बना दूंगा, 4 बार बना दूंगा। मेरा उद्देश्य एक ही है कि मेरा पढ़ाया हुआ वो मेरे बच्चे के समझ में आना चाहिए, किसी भी एंगल मूवमेंट से, है ना। अब अपन पढ़ेंगे इसी में अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार एक अभी बताता हूं बेटा। एक होता है धनात्मक अधिशोषण, ये एक होता है ऋणात्मक अधिशोषण, एक होता है धनात्मक अधिशोषण, एक होता है ऋणात्मक अधिशोषण। अधिशोषण का जो जनरली प्रकार है, जनरली टाइप है, वो होता है बेटा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। लेकिन एक बार थोड़ा सा धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में पढ़ लेंगे। इसकी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है, धनात्मक और ऋणात्मक बोर्ड में लिखूंगा नहीं, क्योंकि अच्छे से समझा दूंगा, नोट्स आप खुद बनाओ, है ना, अच्छे से समझा दूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और नोट्स चाहिए तो जो नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर लिखे उस पर कॉल करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो अपना। कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, फर्स्ट कमेंट वीडियो पे होगा, वो मेरा नंबर लिखा होगा। आप किसी भी एंगल से, मतलब कभी भी 10 बजे से पहले करें, है ना। ये नहीं कि सर रात को 12 बजे फोन करते हो मूड बना के कि सर सो रहे हैं और आप अपने को डाउट पूछते हैं, बेटा ऐसा नहीं। 10 बजे से पहले अगर कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर नीचे है, आप फोन करके पूछ सकते हो। नोट्स चाहिए तो मैं बता दूंगा, प्रिंटेड नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को मिल जाएगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, है ना। अब क्या धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण की बात करें। धनात्मक अधिशोषण क्या होता है कि सर जो अधिशोष्य होता है ना बेटा, इसमें मैं बताऊं आपको, ये मान लो अपना अधिशोषक है। अधिशोषक की सतह पे कौन आता है बेटा, अपने को पता है कि सर अच्छे से अधिशोष्य आके चिपकता है। जब अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पे आके चिपक जाता है और इस पूरे घटनाक्रम को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। अब मजे वाली बात है सर, अगर अधिशोष्य यहाँ पे मैक्सिमम मात्रा में आके चिपके बेटा, कौन सी मात्रा में, यानी अत्यधिक मात्रा में आके चिपके, मैक्सिमम मात्रा में आके चिपके, तो वो अधिशोषण कौन सा होगा, धनात्मक अधिशोषण होगा। अगर अधिशोष्य की सतह पर मिनिमम मात्रा में आके चिपके,
कौन सी मात्रा में? मिनिमम मात्रा में आपके चिपके, यानी कम से कम मात्रा में आपके चिपके, वो ऋणात्मक अधिशोषण होगा। तो बताओ, अब आपको डेफिनेशन निकालने की जरूरत है। कितनी सिंपल बात है कि सर धनात्मक अधिशोषण क्या होता है? कि सर वो अधिशोषण जो अधिशोष्य की सतह पर, कि सर वो अधिशोषण जो अधिशोष्य की सतह पर अधिशोष्य मैक्सिमम मात्रा में आगे संचित होता हो। कि सर अधिशोष्य की सतह पर अधिशोष्य मैक्सिमम मात्रा में आगे संचित हो जाता है, ये पूरा का पूरा है, ये क्या कहलाता है? धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। अगर सर अधिशोष्य की सतह पर अधिशोष्य मिनिमम मात्रा में आगे चिपके तो ये क्या कहलाता है? सर ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। अब बेटा जनरली जो प्रकार है ना, वो अपन बात करेंगे अधिशोषण, है ना, उसमें अपन डिफरेंस पढ़ लेंगे सीधा ही, और है ना वो भी देखते हैं। एक होता है बेटा आपका भौतिक अधिशोषण। अधिशोषण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। एक अपना भौतिक अधिशोषण है और एक अपना रासायनिक अधिशोषण। एक अपना रासायनिक अधिशोषण है, शॉर्ट में लिखना होगा, रासायनिक अधिशोषण। एक अपना भौतिक अधिशोषण है और एक अपना रासायनिक अधिशोषण। और भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में पिछले 10 साल से डिफरेंस पूछा जाता है कि सर भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में आप अंतर बताओ। 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता है। और अब की बार मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, एक पूर्ण विश्वास मानो आप गुरु का, कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर पक्का आना ही आना है, 100% आना है, गारंटी के साथ आने वाला है। और हर बार 2 नंबर का पूछता है। अब की बार नंबर की वेटेज अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका टोटल वेटेज फिक्स हुई है इस चैप्टर की 5 नंबर, लेकिन क्वेश्चन की वेटेज फिक्स नहीं है, लेकिन आने वाला पक्का है। ये किसी भी एंगल में जरूर आएगा, है ना। तो अब चलो हम देखते हैं। देखो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? अधिशोषण की घटना में 2 चीजें होती है अपने पास, एक तो अधिशोष्य होता है और एक अधिशोषण होता है। एक अधिशोष्य होता है और एक अधिशोषण होता है। अधिशोषण की घटना में अपने पास 2 चीज होती है, एक तो अधिशोषक होता है और एक अधिशोषण होता है। अधिशोषण की घटना में जो अधिशोष्य होता है ना, वो किसकी सतह पे आके चिपकता है? अधिशोष्य की सतह क्या पे चिपकता है, और ये घटना क्या कहलाती थी? अपना अधिशोषण कहलाती थी। अभी तक अपन ने इतना पढ़ा था कि सर अधिशोष्य की सतह पे अधिशोष्य आगे चिपक रहा था, वो अपना क्या कहला रहा था? अधिशोषण कहला रहा था। लेकिन अब भौतिक अधिशोषण की बात करें तो भौतिक में क्या होगा बेटा कि अधिशोष्य, जब अधिशोष्य की सतह पे आगे चिपकेगा तो कोई बंध बनेगा, है ना। देखो भैया केमिस्ट्री में जब कोई किसी के साथ जुड़ता है तो बंध फिक्स बनता है ना। आकर्षण होगा तभी जुड़ेगा, बंध फिक्स बनेगा। तो इसके दोनों के बीच में अधिशोष्य की सतह पे कौन से बंध के साथ से जुड़ेगा? ये अपना जुड़ेगा वॉन डेर वाल बंध की सतह से, दुर्बल वॉन डेर वाल। कौन से बॉन्ड से? दुर्बल वॉन डेर वाल। यानी ये अपना है जो अधिशोष्य, भौतिक अधिशोषण में क्या होगा कि सर अधिशोष्य की सतह पे दुर्बल वॉन डेर वाल बॉन्ड की सहायता से जुड़ेगा, अपना क्या कहलाएगा? भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। कि सर अधिशोष्य होता है जो अधिशोष्य की सतह पे दुर्बल वॉन डेर वाल की सहायता से जुड़ेगा, अधिशोषण कहलाएगा, भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। जबकि रासायनिक अधिशोषण में अपना क्या है? देखो वही बात, अधिशोषण में आपको पता है, अब केवल अधिशोषण की बात करें तो अधिशोषण में आपने को पता है अपने पास 2 चीज होती है, एक तो होता है अधिशोष्य, और एक होता है अपने पास अधिशोषक, है ना। और जब अधिशोष्य की सतह पे आके चिपक जाता है तो वो अपना कहलाता है अधिशोषण। लेकिन अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक अधिशोषण पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा? जब अधिशोष्य की सतह पे आके चिपकेगा तो कोई ना कोई बंध की सहायता से चिपकेगा। तो इसमें बंध कौन सा होगा? परबल रासायनिक बंध। कौन सा बंध होगा? परबल रासायनिक बंध। कौन सा बंध होगा? परबल रासायनिक बंध जुड़ेगा, केमिकल बॉन्ड की सहायता से जुड़ेगा, परबल रासायनिक बंध की सहायता से जुड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। तो बताओ परिभाषा, इसकी डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी क्या यार? अभी रटनी पड़ेगी क्या? कि अधिशोष्य जब अधिशोष्य की सतह पर दुर्बल वॉन डेर वाल बॉन्ड की सहायता से जुड़ता है तो वो अधिशोषण का प्रकार क्या कहलाता है? भौतिक अधिशोषण कहलाता है। जब सर अधिशोष्य की सतह पर परबल रासायनिक बंध से जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? सर
रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। तो परिभाषा रटने की जरूरत पड़ेगी क्या, डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, लिख लोगे अपने आप अच्छे से। मुझे पूरा विश्वास है यार, मेरा बच्चा इतना है ना कमजोर नहीं हो सकता, है ना। कि अधिशोषक की आके अधिशोषक क्या होगा, अधिशोषक की सतह पे आके चिपकेगा, दुर्बल वॉन डेर वाल्स बॉन्ड की सतह से चिपकेगा। ये पूरा घटनाक्रम क्या कहलाएगा, भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। जब अधिशोषक की सतह पर प्रबल रासायनिक बॉन्ड की सतह से चिपकेगा तो वो अपना क्या कहलाएगा बेटा, रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। बिल्कुल कहीं घबराने की बात है क्या, कोई बुराई वाली बात की मैंने, अरे बताओ कोई शंका वाली बात की क्या, सीधा सामने पड़ा है यार कि क्या आया, अधिशोषक की सतह पे आके चिपका, प्रबल रासायनिक बॉन्ड से चिपका, पूरा का पूरा जो प्रक्रम अपना क्या कहलाया, रासायनिक अधिशोषण कहलाया, है ना। अब मजे की बात, अब इसका 2 नंबर पॉइंट है जो अपना ये रहेगा। देखो ये तो था अपना फर्स्ट पॉइंट, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में डिफरेंस में है अपना फर्स्ट पॉइंट। अब ये अपना होगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा कि वॉन डेर वाल्स प्रकृति के कारण, वॉन डेर वाल्स बंध के कारण वॉन डेर वाल्स बंध के कारण प्रकृति जो इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। जबकि प्रबल रासायनिक बॉन्ड के कारण, जबकि यहां पे प्रबल रासायनिक बंध के कारण, प्रबल रासायनिक बंध के कारण इसकी प्रकृति क्या हो जाती है बेटा, विशिष्ट होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है, घबराओ मत यार, समझाऊंगा एक एक पॉइंट जो बोर्ड पे लिखा होगा ना, एक वर्ड भी जो बोर्ड पे लिखते ना, मैंने उसको 2 से 3 बार समझाऊंगा। बिल्कुल भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मत करना, समझ में आएगा, गारंटी रहेगी। अब इसमें क्या है कि अपने को पता है कि सर ये आप मत लिखो वॉन डेर वाल्स बॉन्ड, हमें आपने अच्छे से पढ़ा दिया कि भौतिक अधिशोषण के अंदर अधिशोष्य होगा जो अधिशोषक की सतह पे किसकी सहायता से जुड़ेगा, दुर्बल वॉन डेर वाल्स बॉन्ड की सहायता से जुड़ेगा। अब सर इस हमें तो ये बताओ इसकी प्रकृति विशिष्ट क्यों नहीं होती है, और जबकि रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट क्यों होती है, हमें तो केवल ये बताओ। ये हमको अच्छे से पता है कि सर भौतिक में दुर्बल वॉन डेर वाल्स बॉन्ड आएगा और रासायनिक में प्रबल रासायनिक बॉन्ड जुड़ेगा। अब देखो मान लो यार ये एक एल्टो कार है, मान लो थोड़े सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, मान लो आप लोगों के पास सभी के पास ऑडी कार, भावुक नहीं होना है ना, हवा में मत आ जाना, है ना। मान लो सबके पास कार है ना, आप लोगों के पास कार है और एक गरीब आदमी मेरे पास भी कार है, मान लो है नहीं बेटा मेरे पास, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लो एक आपके पास कार है और ये मेरे पास कार है, मान लो दोनों कारें, दोनों की दोनों कार 1 महीने से बाहर खड़ी, अपने उसको चलाया नहीं, हलाया भी, तो बताओ उसमें इसी कार पे भी बाहर से मिट्टी आके चिपकेगी, यानी सोइल आके चिपकेगी, और इस पे भी सोइल आके, यानी सोइल का मतलब मिट्टी, इस पे भी चिपकेगी, उस पे यार वो ये देखिए यार ये तो संदीप श्यामोदा सर की कार है, इस पे नहीं चिपकना, और ये बजरंगी भाई की कार है, इस बजरंगी भाई वाले पे चिपक जाओ, ये कुछ नहीं बोलने वाला। या फिर वो ये सोच रहे मिट्टी की सर ये तो श्यामोदा सर की कार है, इस पे चिपक जाए, बेचारा मासूम सा बंदा है, कुछ नहीं बोलने वाला, और ये बजरंगी भाई पे चिपकेंगे तो ये साला मारेगा, है ना। कार मिट्टी किसी में भी भेदभाव नहीं करेगी, तेल इस कार पे भी चिपकेगी, इस कार पे भी चिपकेगी, या देखेगी क्या, है ना। तो इसमें अधिशोषक है ना, अधिशोषक की सतह पे आके चिपकना है, उसके लिए कोई प्रकृति की आवश्यकता नहीं उसे, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में उसे आवश्यकता है। बताओ देखो रासायनिक, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड क्या बन रहा है यार, यहाँ पे तो बॉन्ड कौन सा बन रहा था, अपना दुर्बल बॉन्ड बन रहा था, जिसकी वजह से इसकी प्रकृति फिक्स नहीं हुई, प्रकृति विशिष्ट नहीं हुई, क्योंकि किसी भी कार पे आके चिपक सकती है, मेरे वाले पे भी, आप वाले पे भी। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड है जो अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक बंध है, और सर प्रबल रासायनिक बंध बनने के लिए एक निश्चित अनुपात होना जरूरी है। मान लो बाहर कोई मेटल पड़ी थी, बाहर कोई धातु पड़ी थी, बहुत लंबे टाइम से कोई धातु पड़ी थी। अब धातु मान लो एल्यूमिनियम पड़ी, बहुत लंबे टाइम से बाहर एल्यूमिनियम पड़ी है, और एल्यूमिनियम को रिएक्शन करने के लिए अब बाहर एनवायरनमेंट में अपने ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन आगे इस पे आगे चिपकती है, तो अपने को पता है
ऑक्साइड बनाती है। अरे धातु की सतह पर जब ऑक्सीजन आके चिपकती है तो अपने को पता है ऑक्साइड बनाती है, पक्का ना, कोई डाउट वाली बात नहीं। मान लो ये एल्युमिनियम का टुकड़ा था और एल्युमिनियम पे आके क्या चिपकी, ऑक्सीजन चिपकी, ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ पे फेरस भी हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकती है ना, कोई भी धातु हो सकती है ना, ठीक है। एग्जांपल लिया मैंने बात केवल एल्युमिनियम का। लेकिन धातु की सतह पे अगर आके कोई गैस चिपकेगी तो अपने को पता है ऑक्साइड बने। लेकिन मजे वाली बात है बेटा, ऑक्सीजन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, अन्य कोई गैस होती तो ऑक्सीजन आके चिपक पाती क्या है, द्रव्य भी द्रव्य का अधिशोषण हो पाता क्या है। लेकिन यहाँ पे मेटल है तो मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेगी, बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन रासायनिक बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, वो क्या बना लेगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगी। तो इसकी प्रकृति क्या हुई बेटा, विशिष्ट हुई, यानी रासायनिक जो अधिशोषण है उसकी प्रकृति विशिष्ट हुई। क्यों हुई विशिष्ट बेटा, क्योंकि इन्हें बॉन्ड बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात की जरूरत है, यानी धातु के एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए ऑक्सीजन को भी निश्चित अनुपात में आना पड़ेगा, एल्युमिनियम को भी निश्चित अनुपात में आना पड़ेगा। ये नहीं है कि सर ये श्यामोदासर वाली कार छोटी थी, बजरंगी भाई वाली बड़ी थी, मुंह उठाया आगे चिपक लिया, क्योंकि यहाँ पे तो बेटा बॉन्ड दुर्बल बॉन्ड था। लेकिन यहाँ पे ये बैठा ना काका बैठा ना सबका, यहाँ पे प्रबल रासायनिक बंधन है ना, तो इस वजह से प्रबल रासायनिक वजह से इसका जो प्रकृति होती है वो विशिष्ट नहीं होती। अब ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके नेक्स्ट गुण इसका क्या होगा, मैं इसको रफ कर दूं क्या, स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूंगा ना, ये कार थी अपनी है ना, भूल मत जाना एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी मैं बात कर रहा हूं मोलर अधिशोषण एंथैल्पी, मोलर अधिशोषण एंथैल्पी या अधिशोषण एंथैल्पी या मोलर अधिशोषण उष्मा या मोलर अधिशोषण ऊर्जा, है ना, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि मोलर अधिशोषण एक बार क्या है, मैं आपको अच्छे से मोलर अधिशोषण की परिभाषा समझाऊंगा। एक बार अपने को यहाँ पे पढ़ना है कि इसकी मोलर अधिशोषण उष्मा होती है ना, या एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी को आप तो सीधा ऊर्जा से मान लो, एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा ऊर्जा या उष्मा, है ना, जिसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको, डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। इसकी कितनी होती है बेटा, 20 से कितनी होती है, 40। कितनी होती है बेटा, इसकी कितनी होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल कितनी होती है, किलो जूल पर मोल होती है। यानी इसकी जो मोलर अधिशोषण उष्मा है ना, यानी अधिशोषण और अधिशोषण के बीच में जब जुड़ता है तब ऊर्जा कर दे। मजे वाली बात है, जब बॉन्ड दुर्बल है, अधिशोषण और अधिशोषण के मध्य बंध है, जो बॉन्ड है ये दुर्बल बॉन्ड है। अब जब अधिशोषण दोनों आके चिपकेंगे, जब दोनों एक दूसरे के आगे चिपकेंगे तो बताओ इनको ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी क्या, अरे नहीं निकलेगी ना, ज्यादा एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी ना, ज्यादा एनर्जी तो इसकी एनर्जी भी कम बाहर निकलेगी। जबकि यहाँ पे प्रबल रासायनिक बॉन्ड है ना, यहाँ पे क्या है, प्रबल रासायनिक बॉन्ड है, तो इसकी एनर्जी भी बाहर ज्यादा निकलेगी। यानी अधिशोषण की जो मोलर अधिशोषण उष्मा होगी वो इसकी ज्यादा होगी। वो कितनी होगी बेटा, 80 से 240 किलो जूल पर मोल होगी। कितनी होगी, 80 से 240 किलो जूल पर मोल होगी। यानी अधिशोषण जब जुड़ते हैं तो इनके जो अधिशोषण की उष्मा होती है वो तो भौतिक अधिशोषण की कम होती है, फर्जी सा यार, इससे कम होगी। कितनी होगी, 20 से 240 किलो जूल पर मोल होगी। जबकि इसकी ऊर्जा कितनी होगी, 80 से 240 किलो जूल पर मोल होगी। कितनी होगी बेटा, 80 से 240 किलो जूल पर मोल होगी। नेक्स्ट इसके मैं डिफरेंस की बात करूं, वो अपना होगा 4 नंबर इसके डिफरेंस। 4 नंबर डिफरेंस की बात करो तो ये उत्क्रमणीय होगा। ये क्या होगा, उत्क्रमणीय होगा, और ये अनुत्क्रमणीय होगा। ये क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। उत्क्रमणीय का मतलब उसे वापस बदल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय को वापस रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार एल्युमिनियम पड़ी थी, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन आके चिपक गई, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया या धातु ऑक्साइड बना लिया, कोई भी धातु पड़ी थी तो बेटा उसको वापस अलग से नहीं किया जा सकता।
जबकि यहाँ पे अपनी कार थी, ये मेरे वाली कार थी, ये बजरंगी भाई वाली कार थी, दोनों पे आके मिट्टी चिपकी थी। अपने को जब कार को साफ करना है तो मिट्टी आसानी से अपन अलग कर सकते हैं। तो उत्क्रमणीय का मतलब इसे वापस रिवर्स किया जा सकता है, जबकि इसको वापस नहीं बदला जा सकता, वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, चारों डिफरेंस का, चारों अंतर का, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो यार, जल्दी से जल्दी लो, है ना। 2 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी इसके डिफरेंस बचे हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। 2-3 और बचे, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण अपना कंप्लीट हो जाएगा। और भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना यार। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण पक्का 100% गारंटेड आने वाला है। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लेना, और अब की बार तो गारंटी से आने वाला है ना, और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके सभी मित्रों के पास, यानी सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। ताकि यार कुछ लोग है ना, जैसे हर बच्चा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बच्चा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बच्चा अच्छी संस्था अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना बेटा। तो अपना उद्देश्य उसको साथ में लेना है, उसको भी अपने वाले कंपटीशन में लेना है, ना कि ये नहीं कि सर अपने तो बापू के पास पैसे थे, अच्छी संस्था में, मतलब वो नहीं होता है। उसको भी लो जो अपना भाई कहीं कोने में बैठा है बेचारा, है ना। तो अपना ये वीडियो ऑनलाइन क्लास लगाने का मेरा एक ही मकसद है बेटा, कि मेरे पूरे के पूरे स्टूडेंट है वो बच ना जाए, सबके सब पढ़े, अच्छे से पढ़े, मस्ती से पढ़ो यार। पूरा सिलेबस इस पे अच्छे से कराऊंगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। 12th बोर्ड का पूरा सिलेबस अच्छे से कराऊंगा, और 11th का जो सिलेबस होगा वो फिर बता रहा हूँ IIT नीट जेट आईएसएल और BSc को देखते हुए कराऊंगा, ना कि अपने एग्जाम पैटर्न को देखते हुए कराऊंगा, है ना। और एग्जाम पैटर्न अच्छे से हम कवर कर लोगे, जबकि 12th बोर्ड का सिलेबस है ना, वो अब की बार के बोर्ड एग्जाम पैटर्न को देख के करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।